हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी प्रेजेंट में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जो हिंसात्मक गतिविधियां चल रही है वह अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इसी को देखते हुए कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि यदि ऐसी सिचुएशन कंटिन्यूसली बनी रही तो आगे ये वर्ल्ड वॉर 3 की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे अभी हालत ख़राब है। यहाँ पे गाइस बच्चों सहित कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो हैं इन्हें अपने घरों से हज़ारों लोगों को पलायन करना पड़ गया है। लगभग कहा जा रहा है कि अभी करंट की सिचुएशन में 138 लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है। तो गाइस ये जो गतिविधियाँ हैं कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो चुकी है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में गाइस हम लोग इसके हिस्ट्री से लेके आज प्रेजेंट तक की जो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट के विवाद होते हैं गाइस उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो इजराइल का भी आयरन डोम है जो काफ़ी फेमस और चर्चा का विषय बना हुआ है गाइस, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस आप अगर इस मुद्दे को अच्छे से गंभीरता से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा गाइस, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप इस मुद्दे को अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन के बारे में जान लेना आवश्यक होगा। तो चलिए गाइज मैं आपको इसकी लोकेशन एक मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है गाइज वर्ल्ड मैप, जिसमें मैं आपको हमारे प्यारे भारत की लोकेशन एक एरो के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए गाइज, ये हमारा प्यारा भारत है और इसके जस्ट वेस्ट साइड में गाइज आपको एरो के थ्रू जो दिखा रहा हूँ वो इजराइल है। अब इसके बाद गाइज इजराइल का मैप देख लेते हैं हम लोग। ये जो इजराइल का मैप है मैं इसमें 4-5 आपको कुछ सर्कल रेड कलर के बता रहा हूँ गाइज। इसमें 4-5 लोकेशन हमको जानना आवश्यक है जो हमें इस वीडियो में काम आएगी। तो सबसे पहले गाइज देखिए यहाँ पे एक गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप है और एक वेस्ट बैंक है जो मैं आपको एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ गाइज। ये दोनों जगह जो है गाइज ये पैलेस्टीन जो है इनके कंट्रोलिंग में है, ठीक है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक जो है गाइस ये जॉर्डन जो इजराइल का पड़ोसी देश है उसी से लगा हुआ है। इन दोनों देशों के बीच में गाइस जॉर्डन रिवर बहती है। उस रिवर का जो वेस्ट भाग है वो इजराइल में है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वेस्ट बैंक बोला जाता है। और जो गाजा स्ट्रिप है गाइस ये दोनों तरफ से क्या है, एक साइड से इजिप्ट जो है उससे कंट्रोल में है और दूसरे साइड में इजराइल ने इसे कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या है गाइस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गरीबी और मतलब कि लेवल बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। उसके बाद में आपको एक लॉर्ड यहाँ पे एक और जगह गाइस मैं आपको एरो के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये भी हमें आगे काम आएगा। एंड इसके बाद तेल अवीव है गाइस जो इजराइल की कैपिटल मानी जाती है। एंड लास्ट वन जेरूसलम जो है गाइस ये धार्मिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइस आगे हम चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह से गतिविधियाँ यहाँ पे आक्रामक होती जा रही है। गाइज आप इस मैप की लोकेशन को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप इसकी लोकेशन को अच्छे से समझ पाएंगे तभी आपको इस वीडियो का जो पूरा बेस है आपको अच्छे से समझ आएगा। आपको यहाँ पे गाजा और जेरूसलम इन दोनों को बहुत ही ध्यान से देखना है गाइज, ओके। क्योंकि जब मैं आपको आयरन डोम के बारे में बताऊंगा तो आयरन डोम जो है गाइज यही गाजा और जेरूसलम के बीच में अभी जो चल रहा है ये इन दोनों के ही बीच में अभी चल रहा है, ठीक है गाइज। तो ये चलते हैं हम। तो इसके बाद गाइज मैं आपको वीडियो का पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे आपको वीडियो अच्छे से समझ आने वाली है। तो इसमें देखिए गाइज आपको पहला मैप दिखाई दे रहा है, इसमें जो है ग्रीन कलर से पूरा जो मैप है वो कवर किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे पैलेस्टीन जो है गाइज, पैलेस्टीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो पैलेस्टीन है गाइज ये पूरी तरह से सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी थी ये पैलेस्टीन की थी। यहाँ पे 5% ही यहूदी थे। बट देखते ही देखते आप देखिए कि इस मैप का कलर जो है वो चेंज होता गया और ये पूरी तरह से वाइट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो यहूदी हैं गाइज इनकी संख्या जो है 5% से लगभग 78 से 80% के लगभग यहाँ पे आज यहूदियों की संख्या है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो ग्रोथ हुई है कितनी तेजी से हुई है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे गाइस कि इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और सभी घटनाओं को क्रमानुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एरो के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। देखिए ये पैलेस्टीन जो था पहले सब एक ही मिलके रहा करते थे गाइस इसमें, बट कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये धर्मों के आधार पर डिवाइड हो गया। धर्मों के आधार पर डिवाइड होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो पैलेस्टीन कहलाते हैं, उसके बाद कुछ क्रिश्चियन थे एंड लास्ट आपके यहूदी कुछ बचे हुए थे। अब इनके धार्मिक आधारों पर बंटवारा होने के कारण रोमन साम्राज्य जो था गाइस उसने इसका फायदा उठाया और इस देश पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद क्या होता है कि यहूदी जो थे उन्हें अपने देश से जाना पड़ जाता है। अब जाने के बाद क्या होता है कि ये जो थे शरणार्थियों के रूप में दूसरे देशों में शरण लेने के लिए चले गए।
बट शरणार्थियों को गाइस हर कोई देश पनाह नहीं दे पाता, जिसके फलस्वरूप इन्हें दिन ब दिन घृणा का सामना करना पड़ता था। जिससे आक्रोशित होकर गाइस क्या हुआ कि यूरोप के एक वरिष्ठ पत्रकार थे जो यहूदियों से ही रिलेटेड थे, तो इन्होंने क्या किया कि 1897 जब 19वीं सदी का अंत चल रहा था, इनका नाम हर्जल है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने एक गाइस वहाँ पे फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस की स्थापना करी, जो कि काफ़ी आगे चल के महत्वपूर्ण संगठन हुआ। ये जो 19वीं शताब्दी के अंत का जो समय था गाइस, इस समय अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो पूरे विश्व में चलती थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने यहूदियों से एक कहा कि अगर आप हमारे साथ मिल जाएं तो हम आपको आपका वतन दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहूदियों ने इसे स्वीकार कर लिया। इसे ही गाइस बाल्फोर समझौता कहा जाता है। इसके तहत ये निर्णय लिए गए थे कि यदि ब्रिटेन जो है यदि वो ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो इसके बाद क्या होगा, वो यहूदियों को अपना वतन दिलाने के लिए मदद करेगा और उन्हें एक नया देश दिलवाएगा। तो बाल्फोर समझौते की जो शर्तें थी गाइस, ये यहूदियों के लिए एक उम्मीद की किरण लेके आई थी, जिसके फलस्वरूप अब यहूदी जो दूसरे देशों में विदेशों में मतलब कि शरणार्थी बन के गए हुए थे, अब वे रिटर्न होने लगे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब पैलेस्टीन में उनके रहने के लिए जगह दी जाएगी। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं गाइस कि किस तरह के सिचुएशन में थे उस टाइम पे, क्योंकि इनके पास खाने पीने की वस्तुएं नहीं थी और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे। तो आप इमेज के थ्रू देख पा रहे हैं कि उस टाइम पे ये किस तरीके से इतने लोग मतलब कि वापस हो रहे थे, क्योंकि इन्हें इनका देश मिल रहा था गाइस। तो अब जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गाइस, उसका जो फाउंडेशन बनता है यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहूदी जो थे धीरे धीरे करके पैलेस्टीन वापस हो रहे थे और पैलेस्टीन में पहले से जो बसे मुस्लिम लोग थे उन्हें अब डर होने लगा, यदि यहूदी अगर भारी संख्या में अगर यहाँ पे आ गए तो उन्हें खतरा हो सकता है। अब इसके बाद क्या होता है गाइस कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है और हिटलर का शासन यहाँ पर चालू हो जाता है। तो 20 से 30 सालों में गाइस हिटलर यहूदियों को इतना परेशान करता है कि उन्हें पैलेस्टीन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नज़र नहीं आता। अब इसके बाद क्या होता है कि पैलेस्टीन में जैसे जैसे यहूदी आना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ के मुस्लिम जो थे उन्हें भी डर का खतरा बना हुआ था, तो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब इस बीच क्या होता कि इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था इनको ब्रिटेन संभाल नहीं पा रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसके बाद जो यूएन नया गठित हुआ था, तो ब्रिटेन ने क्या किया कि इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को यूएन को सौंप दिया। अब यहाँ पर यूएन क्या करता है गाइस, शांति बनाए रखने के लिए जो इजराइल वाला पूरा एरिया था इनको दो भागों में बांट देता है। एक भाग जो था अरब के जो मुस्लिम थे उनको दिया जाता है और दूसरा जो था यहूदियों को दिया जाता है। तो गाइज वीडियो में चलते चलते आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 5% ही यहूदी थे, बट अब इनका आगमन चालू हो चुका है। तो जैसा कि इनका आगमन चालू हो चुका है गाइज, आप मैप में देख सकते हैं कि पहले जो 1946 का जो मैप है वो पूरी तरह से रेड है, बाद में ये मैप जो होता है इनका कलर देखिए कैसे चेंज हो रहा है। तो आप इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखिए गाइज, ओके। अब यहूदियों ने क्या किया गाइस कि धीरे धीरे अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अपने जो भी अधिकार थे उनको पाने के लिए ब्रिटिशर से सहायता ली, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इन्होंने फिलिस्तीनियों का काफ़ी हिंसात्मक गतिविधियों से उनका दमन किया। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक्ट भी आते गए, जैसे यूएन का रिजोल्यूशन 181 एक एक्ट आया था गाइस। इसके तहत क्या किया गया कि दोनों की हिंसात्मक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको गाज़ा पट्टी दिखाया था और वेस्ट बैंक जो आपको मैंने मैप के थ्रू दिखाया था गाइस, ये दोनों फिलिस्तीनियों को दे दिया गया। बाकी जो रिमेनिंग एरिया था गाइस ये इजराइल के अंतर्गत आ गया, क्योंकि 19 मई 1948 को इजराइल जो था ये फॉर्म हो चुका था गाइस, ठीक है। यहाँ पर एरिया तो डिवाइड कर दिया गाइस, पर क्या होता है कि यहाँ पर यहूदी फिर भी नहीं मानते। ये क्या करते हैं कि लड़ाई झगड़े से कुछ हिंसात्मक गतिविधियों से क्या करते हैं कि जो एरिया इनके कंट्रोल में नहीं था उसको भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जैसे जेरूशलम का जो पूर्वी भाग था गाइस इसके अंतर्गत नहीं आता था, इसके कंट्रोलिंग में नहीं था, बट इन्होंने इसको अपने कंट्रोलिंग में ले लिया। जिससे क्या होता है कि फिलिस्तीनी जो थे गाइस उनके अंदर कुछ आक्रामक गतिविधियां उत्पन्न हो जाती है और वे अपना एक अलग ही ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम हमास है। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा गाइस कि हमास कुछ ज़्यादा फेमस है, और ये जो होता है पूरी जो कंट्रोलिंग करता है, ये गाज़ा पट्टी जो एरिया था गाइस वहाँ पे ये पूरी कंट्रोलिंग अपनी बनाए हुए है। तो आई होप गाइज आपको इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आपको अच्छे से समझ आया होगा। गाइज इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है काफ़ी बड़ा है, बट मैंने बहुत कम समय में आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए गाइज अब हम करंट में जो अभी इशू चल रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इमेज में जो मस्जिद दिखाई दे रही गाइज इसका नाम है अल अक्सा मस्जिद।
ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, और ये वहाँ का बहुत ही पवित्र स्थल है। तो अभी क्या हुआ कि वहाँ पे जो फिलिस्तीनी थे वो जब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते गाइस क्या हुआ कि कुछ नारे लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इसे दबाने के लिए जो बाहर यहूदियों की जो पुलिस खड़ी थी गाइस, उन्होंने वहाँ पे कुछ आंसू गोले डाले, जिसकी वजह से क्या हुआ कि विरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो गाइज ये गतिविधियां जो थी सोमवार से चालू हुई थी और आज लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है, और दिन ब दिन इसकी जो गतिविधियां हिंसात्मक होते जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनी रही तो ये बहुत ही जल्द थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। तो गाइज अब हम चलते हैं आयरन डोम की तरफ और इसे बहुत ही कम समय में समझने की कोशिश करते हैं। तो आयरन डोम में जो डोम है गाइज, इसका अर्थ होता है गुंबद। गुंबद जो होता है गाइज, ये इजराइल का वेपन है। तो ये क्या कर रहा है कि इजराइल को पूरी तरह से कवर किए हुए है। अगर इसके ऊपर कोई भी, इजराइल के ऊपर गाइज अगर कोई भी मिसाइल आती है तो ये इसको एयर में ही डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद ये अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ता है जो दोनों आपस में टकराते हैं और उसके बाद ध्वस्त हो जाते हैं। तो गाइज ये पूरी तरह से इसको क्या कर रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, बीच में एक बॉर्डर है गाइज। एक तरफ से गाजा पट्टी से मिसाइल छोड़ी जा रही है फिलिस्तीनियों के द्वारा, और दूसरी तरफ से जो आयरन डोम इजराइल ने रखा हुआ है ये इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे गाइज कि आयरन डोम जो है कितना प्रभावशाली है। इसे देखकर गाइज देश विदेश में अभी इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये मतलब कि बिना किसी टेंशन के अपना जो इजराइल है उसको पूरी तरह से सेफ रख रहा है। तो आई होप गाइज आपको इसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आपको समझ आया होगा। इसके आज का जो करंट इशू है जो अल-अक्सा मस्जिद से स्टार्ट हुआ था वो भी समझ आया होगा। इसके बाद आपको मैंने आयरन डोम के बारे में भी बताया गाइस कि आयरन डोम किस तरह से काम कर रहा है। जैसा कि आप इमेज में अभी भी देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से गाजा पट्टी से भी मिसाइल आ रही है और दूसरी तरफ आपका यहूदियों की तरफ से भी मिसाइल आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को गाइस टकराव की स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे भारी नुकसान हो चुका है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।